हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो वेब शोज के बारे में। पहला है नेटफ्लिक्स पे आया नया शो ग्लोरी और दूसरा शो है सपने वर्सेस एवरीवन जो आया है Amazon प्राइम पर। Now before I deep dive into both of these shows, let me begin this review by saying this. OTT is dead, OTT मर चुका है। ये एक ऐसी अनफीलिंग जिंदा लाश बन चुकी है जो बस चल रही है। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कंटेंट फ्लडिंग। पहली बात तो इतने सारे OTT प्लेटफॉर्म हो चुके हैं और इन इतने सारे OTT प्लेटफॉर्म्स पर अनफैथमेबल अमाउंट का कंटेंट डलता है महीने आफ्टर महीने। OTT प्लेटफॉर्म्स पे इतनी ज्यादा कंटेंट फ्लडिंग हो चुकी है, इतनी ज्यादा वैरायटी है आपके डिस्पोजल पे कि अगर आपके पास 35 से 40 मिनट हो खाना खाते हुए कुछ देखने के लिए, तो उन 35 से 40 मिनट में 20 से 25 मिनट तो आपके लग जाएंगे यही ब्राउज करने में, यही शफल करने में कि यार देखूं क्या, ये देखूं या फिर ये देखूं। और इसी कंटेंट फ्लडिंग की वजह से जो ओटीटी का एक्साइटमेंट था बैक इन द इयर्स फ्रॉम 2015 अप अंटिल 2019, आजकल वो कंप्लीटली जा चुका है। ऊपर से एक वेब शो, चाहे वो 5 एपिसोड का हो या फिर 7 से 8 एपिसोड का, आपका मिनिमम 3.5 से 4 घंटा और मैक्सिमम अप टू 8 आवर्स लेता है। एंड द फनी थिंग इज दैट वी लिव इन अ टाइम जहां पे अटेंशन स्पैन हमारे गोल्डफिश की तरह हो गए हैं। 1 मिनट की रील भी हमारे को कई बार बोर करने लगती है, 20 से 30 सेकंड में हम उसको स्क्रॉल अप कर देते हैं। तो कंटेंट फ्लडिंग प्लस लिमिटेड अटेंशन स्पैन आजकल के वेब शोज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज पोजेस करता है, जो कि कहानी शो का ओवरऑल ट्रीटमेंट, उसका नरेशन, उसका स्क्रीन प्ले, उसके अंदर जो एक्टिंग है, डायरेक्शन है, वो बहुत टॉप नॉच होनी चाहिए। इतनी टॉप नॉच होनी चाहिए कि लोग वो 7वें एपिसोड तक पहुंचे या फिर उस 5वें आखिरी एपिसोड तक पहुंचे, उसमें इंटरेस्ट रखें वहां पहुंचने तक। तो क्या ग्लोरी और सपने वर्सेस एवरीवन दो ऐसे शोज हैं जो आप इस वीकेंड पे बिंज कर सकते हैं? क्या आप इन दोनों शोज में अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं? जैसे कि मैंने कहा था, 4 से 8 घंटे आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। दुनिया जहान की चीजें हो सकती हैं। आर बोथ ऑफ दीज शोज वर्दी इनफ? तो इस वीडियो के पहले पार्ट में मैं बात करूंगा डिटेल में अबाउट ग्लोरी और आपको यह भी बताऊंगा कि ये शो देखने के बाद मैं डिवाइडेड क्यों था और बहुत सारी जनता इसको देखने के बाद डिवाइडेड क्यों फील करेगी। और वीडियो के दूसरे पार्ट में तसल्ली से मैं बात करूंगा सपने वर्सेस एवरीवन के बारे में, क्योंकि इस शो का रिव्यू जो भी आपको 1, 2 या 3 मिनट में दे रहा है, उनको ये शो कभी समझ ही नहीं आया। इस शो की लिखाई इतनी गहरी। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं ऑनेस्टली से। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ग्लोरी एक स्पोर्ट्स क्राइम थ्रिलर है। क्राइम थ्रिलर्स हर किसी को पता है, हु डन इट ड्रामास की भैया किसी का मर्डर हो गया, किसी के 2-3 मर्डर हो गए, किसने मारा, कैसे मारा, 7-8 एपिसोड तक यही बात होती है। लेकिन यहां पे स्पोर्ट्स है इसमें, और यही स्पोर्ट्स का जो एंगल है ना इस पूरी की पूरी मर्डर मिस्ट्री में, ये शुरुआत के 2-3 एपिसोड में आपको बहुत इनडाइजेस्टेबल लगेगा। और वो क्यों? वो इसलिए कि ये जो सब जॉनरा है ना क्राइम थ्रिलर्स के अंडर आता है, ये स्पोर्ट्स क्राइम थ्रिलर, ये बहुत नया है, बहुत अनटच्ड है। जो कि कहानी में बॉक्सिंग का ओलंपिक कैंप चल रहा है, जो आने वाले टाइम में बॉक्सिंग के लिए गोल्ड लेके आएगा, उस बंदे को ग्रूम करा जाता है और फिर इसी कैंप में हो जाते हैं 2 बड़े ही गंभीर मर्डर्स। निहाल सिंह के डेथ पे क्या बोलना है आपको? उम्मीद की जा रही थी कि वो जरूर ओलंपिक मेडल लाता। जो कि पहले 3 एपिसोड्स तक आप इस कश्मकश में रहोगे यार। एक तरफ ये बात कर रहे हैं ओलंपिक्स में गोल्ड लेके आने की, जो इंडिया के लिए आज भी बहुत बड़ा सपना है। उसकी प्रिपरेशन दिखाई जा रही है, ट्रेनिंग दिखाई जा रही है, उसके लिए मुशक्कत दिखाई जा रही है। एंड ऑन द अदर हैंड, कहानी में जब आपको दिखेगा दैट द सेम पीपल जो इस कैंप में हैं, जो चाह रहे हैं कि इंडिया के लिए ओलंपिक आ जाए, लगे हुए हैं दिन रात उस सपने को पूरा करने के लिए, वो एक मर्डर को सॉल्व करने में या फिर उस मर्डर के कंप्लिस होने में बिजी भी हैं। लेकिन जैसे ही आप इस शो का 4था एपिसोड खत्म करोगे, देन यू वुड इवेंचुअली टू रियलाइज कि अब तक शो में यानी कि 3 से 4 एपिसोड्स तक जो कहानी आपने देखी, जो मैंने कहा था आपको कहीं ना कहीं बहुत इनडाइजेस्टेबल लगेगी यार कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, इस सारी की सारी मैडनेस के पीछे आपको एक मेथड दिखने लगेगा। एंड दिस इज द क्रिएटिव जीनियस ऑफ दिस शोज डायरेक्टर एंड क्रिएटर करण अंशुमन। अगर करण ने क्या क्या किया है आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूं। मिर्जापुर, इनसाइड एज, ग्रहण, राणा नायडू, ये इनक्रेडिबल बॉडी ऑफ वर्क रही है अभी तक करण अंशुमन। और करण अंशुमन का ये जो मैंने आपको शोज गिनाए, इसमें जो इनका राइटिंग स्टाइल था, जो शो क्रिएशन स्टाइल था, वही डीएनए बहुत अच्छी तरह कैरी ओवर होता है इन ग्लोरी। शो की शुरुआत में आपको चीजें absurd लगेंगी, कुछ भी सेंस बनाता नहीं दिखेगा, लेकिन 4थे से आखिरी एपिसोड यानी कि 7वें एपिसोड के रन टाइम के बीच में दिस शो, द राइटिंग, द एग्जीक्यूशन, द परफॉर्मेंसेज ऑफ एवरी कास्ट मेंबर इन दिस शो विल एब्सोल्युटली ब्लो योर माइंड। साल 2018 में अनुराग कश्यप की एक फिल्म आई थी, उस फिल्म के लीड थे विनीत कुमार सिंह। ये वो फिल्म थी, इसका नाम था मुक्काबाज। बेहतरीन बॉक्सिंग के ऊपर ये फिल्म थी, लेकिन किसी कारणवश ये फ्लॉप हो गई, चली नहीं। मुक्काबाज की कहानी का जो इमोशनल क्वेश्चन था वो तो स्पॉट ऑन था ही, बट मेरे पर्सनल ओपिनियन में उस फिल्म की कहानी की जो वन ऑफ द बिगेस्ट ओवरलुक्ड यूएसपीज था, वो था उसमें बॉक्सिंग कोरियोग्राफी। जो बॉक्सिंग दिखाई गई थी उसमें, वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से कोरियोग्राफ करी गई थी और बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से शूट करी गई। और मुक्काबाज के बाद ग्लोरी में मैंने वैसी बॉक्सिंग कोरियोग्राफी और बॉक्सिंग को उसी ब्रिलियंस से शूट करते हुए देखा।
एब्सोल्युटली फैंटास्टिक बॉक्सिंग के शॉट्स हैं और ये बॉक्सिंग वाले शॉट्स आपको और ज्यादा बेहतरीन लगेंगे व्हेन यू वुड रियलाइज इवेंचुअली वाचिंग द शो कि ये कोई फिल्म नहीं है, ये एक ओटीटी शो है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ये हमने ट्रेलर में भी देखा था शो के कि दिव्येंदु और पुलकित सम्राट बॉक्सर्स हैं शो के अंदर। अब एक एपिसोड में इन दोनों की स्ट्रीट फाइट हो जाती है कुछ गुंडों से। अब अगर एक अनट्रेन्ड बंदा जिसका कोई एथलेटिक्स का बैकग्राउंड नहीं है या कॉम्बैट स्पोर्ट का बैकग्राउंड नहीं है, वो अगर स्ट्रीट फाइट करेगा तो क्या करेगा? थप्पड़ चलाएगा, घुसे चलाएगा, लात भी इक्वली चलाएगा। लेकिन अगर एक ट्रेंड बॉक्सर स्ट्रीट फाइट में पड़ जाए किसी में तो वो क्या करेगा? वो अपने हाथों से ही लड़ेगा। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियसली उसने लड़ाई हाथों से ही सीखी है, पैरों से नहीं सीखी। ये दोनों सारे गुंडों को पेलते हैं बॉक्सिंग स्टाइल में, क्योंकि लड़ाई करने का उनका फर्स्ट इंस्टिंक्ट वो हाथों से ही है। बचपन से वो बड़े हुए हैं हाथों से लड़ते हुए, जहां पे तुम्हें सिखाया गया है कि पैर को उठाओगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो वही चीज आपकी स्ट्रीट फाइट में भी कहीं ना कहीं दिखनी चाहिए, बिकॉज अ फाइटर इज फाइटिंग इन द स्ट्रीट्स आउटसाइड ऑफ द रिंग। ये दोनों आपको शो के अंदर जहां भी लड़ते हुए दिखेंगे, ये दोनों पैर बहुत ही मिनिमल चला रहे हैं। इक्का दुक्का ऐसी जगह होंगी जहां पर इन्होंने भैया पैर का या लात का इस्तेमाल कर लिया। प्राइमरीली सारी की सारी ओवर 85% ऑफ द फाइट सीन्स आउट ऑफ द रिंग ये दोनों हाथ से ही लड़ रहे हैं। दिस इज अ ब्रिलियंट टच। सुशील कुमार जो रेसलर थे, इनका केस याद है? नहीं याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर टाइम मिले तो सरसरी तौर पे ऊपर ऊपर से पढ़ लेना। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शो में जो स्पोर्ट्स कैंप्स में, द कैंप्स दैट प्रोड्यूस द ओलंपियंस इन आवर कंट्री, वहां पर कितनी जबरदस्त और कितनी नेस्टी पॉलिटिक्स खेली जाती है उसका एक आईना है। एंड एज फार एज आई बिलीव सुशील कुमार के केस में जो पॉलिटिक्स हुई थी, जो लड़का मारा गया था, कहीं ना कहीं लूजली इंस्पायर्ड है कुछ ना कुछ एलिमेंट्स कहानी के वहां से। कुछ टाइम पहले युवराज सिंह का एक इंटरव्यू आया था, आपको याद होगा। इस इंटरव्यू में युवराज सिंह ने यह बताया था कि मेरे पिताजी ने मेरी हंसी खुशी हर चीज ऑलमोस्ट छीन ली थी टू मेक मी अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। द ट्रेनिंग गिवन टू युवराज बाय हिज फादर टू मेक हिम अ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन वाज सो ब्रूटल दैट इट टुक अवे अ लॉट ऑफ इमोशंस फ्रॉम युवराज's पर्सनालिटी। और यही ऑब्सेशन विद बिकमिंग अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, इसकी परछाई युवराज सिंह के फादर जैसी पर्सनालिटी की परछाई आपको दिखेगी इस शो में। किसमें? सुविंदर विक्की के कैरेक्टर में। और सुविंदर विक्की साहब का ये जो कैरेक्टर आपको शो के अंदर दिखेगा, और जब ये आपको दिखेगा कि ये क्या क्या करता है एक ओलंपिक गोल्ड के लिए, इट विल ब्लो योर माइंड। सुविंदर विक्की इज अ जेम ऑफ एन एक्टर दैट वी हैव राइट नाउ। कोहरा सीजन 1, पाताल लोक सीजन 1, कैट। सुविंदर विक्की साहब को आप पंजाब हरियाणा बेस्ड किसी रीजनल कैरेक्टर का रोल दे दो एंड ही विल एस इट, और इसमें भी वो यही करते हैं। अब कोटा के बारे में तो हर किसी को पता है कि वो इंजीनियर्स बनाने की फैक्ट्री है, पर बहुत कम लोगों को ये पता है कि हरियाणा में एक जगह है जिसको बॉक्सर्स बनाने की फैक्ट्री बोला जाता है, और उस जगह का नाम है शक्ति नगर। यह हरियाणा स्टेट के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट का एक शहर है, और यहां से बहुत नोटेबल बॉक्सर्स निकले हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आजकल आपको रिसेंटली दिख रहे होंगे काफी सारे शोज में, और ग्लोरी की प्रमोशन में भी दिखे होंगे, नीरज गोयाल। तो इस शहर में ऑलमोस्ट हर जगह, हर चीज, हर बिल्डिंग में दूसरी जगह आपको बॉक्सिंग से रिलेटेड, रिहैबिलिटेशन से रिलेटेड, इंजरी से रिलेटेड, बॉक्सिंग ट्रेनिंग से रिलेटेड, एमएमए से रिलेटेड, कॉम्बैट स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर चीज मिलेगी। और ग्लोरी की कहानी में भी शक्तिनगर एज शक्तिनगर ही दिखाया गया। अभी तक हमने देखा था कि कैसे कोटा छोड़ के आते हैं शोज में माँ बाप अपने बच्चों को ये सपना लिए कि भैया ये इंजीनियर बनेगा। यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि शक्तिनगर में बच्चों को बहुत ही अर्ली एज में कैसे माँ बाप छोड़ के आते हैं कि ये बहुत बड़े मेडलिस्ट बॉक्सर बने। शो की बॉक्सिंग कोरियोग्राफी में एक एक बॉक्सिंग मूवमेंट जो प्राइमरीली 6 कोर पंचेस और डिफेंसिव मैनूवर्स लाइक बॉबिंग, स्लिपिंग एंड डकिंग का एक कॉम्बिनेशन होता है, बड़ी ही जबरदस्त तरीके से कोरियोग्राफ करा गया है। एंड व्हाट्स इवन बेटर कि पुलकित सम्राट के साथ साथ जो सपोर्टिंग रोल में आपको दिखेंगे बॉक्सर्स, वो सारे एक्चुअल बॉक्सर्स हैं। जैब, क्रॉस, हुक, अपरकट, ये सारी की सारी चीजें डिटेल में करके कोरियोग्राफ करी गई है। बॉक्सिंग कोचेस ने ट्रेन किया था इनको। रन ऑफ द मिल कॉर्नर कटिंग वाली बॉक्सिंग नहीं दिखाई गई है पूरे के पूरे शो के अंदर। तुम्हारे को दिखेगा ये कि भैया इन्होंने टाइम और पैसा और टेक्निक इन्वेस्ट करी है, कोचेस को बुलाया है, लोगों को ट्रेन कराया कि जितनी ऑथेंटिसिटी बन के निकल सके पर्दे पे वो निकले, और वो निकलती है। एक चीज जो काफी ऑफ लगेगी स्पेशली हरियाणा बेल्ट के लोगों को इस शो के अंदर, और वो है जो पूरी पूरी कास्ट है उनका हरियाणा बोलने का स्टाइल, उनका डायलेक्ट। अब हरियाणा में जो हरियाणवी जो जाट भाषा बोली जाती है वो बहुत अलग होती है, बहुत खड़ी होती है, बहुत ठेठ होती है एज कंपेयर टू जो जाट भाषा हरियाणवी बोली जाती है दिल्ली जैसे स्टेट्स में। अब शो बेस्ड है हरियाणा में, दिल्ली में नहीं है, तो ऑटोमेटिकली एज एन ऑडियंस आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि जो भाषा, जो डायलेक्ट हमें सुनने को मिले पूरी की पूरी कास्ट से, वो बहुत ऑथेंटिक हो हरियाणवी से। अब यही डायलेक्ट बहुत इनकंसिस्टेंट है थ्रू आउट द शो। फॉर एग्जांपल सुविंदर विक्की साहब ने जो डायलेक्ट है वो अच्छा पकड़ा है, एग्जैक्टली ऑन द पॉइंट पकड़ा है ये नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा पकड़ा है बिकॉज वो पंजाब हरियाणा बेल्ट से ही बिलोंग करते हैं। दिव्येंदु शर्मा दिल्ली के पले बड़े हैं, बंबई में उन्होंने अपना एक्टिंग करियर को परस्यू करा, तो उनका जो एक्सेंट है वो करने की तो बहुत अच्छी कोशिश करते हैं, जो बहुत सारी जगहों पे बहुत बेहतरीन तरीके से लैंड करता है, लेकिन कई जगह पर बहुत मिस भी होता है। पुलकित सम्राट के मुंह से हरियाणवी निकलती सुनकर आप अपने बाल खींच लो। पुलकित सम्राट ने इतनी खराब हरियाणवी बोली है शो के अंदर दैट इट इज पेनफुल टू वॉच। दिव्येंदु शर्मा इन हिज रोल इन द शो
शाइन्स। बहुत सारी जगहों पर आपको उनके कैरेक्टर में ग्लोरी के अंदर मुन्ना भैया वाले, मिर्जापुर वाले मुन्ना भैया के शेड्स दिखेंगे। He has done a fabulous job in the show. Now पुलकित सम्राट on the other hand सबसे कमजोर कड़ी है when it comes to acting performances in the show. No doubt he has worked hard on learning the whole boxing thing and then having a good physique. वो अच्छा एक पैकेज लेके आते हैं, बट एक्टिंग बिल्कुल ही भद्द है। एक ही एक्सप्रेशन से पूरा पूरा शो काट दिया। बहुत जबरदस्त मिसकास्ट लगा मुझे पुलकित शो के अंदर, लेकिन शो की लिखाई और पकड़ इतनी अच्छी रहेगी इस शो की आपके ऊपर, आपके अटेंशन स्पैन के ऊपर, कि आप पुलकित सम्राट की एक्टिंग को भी कहीं ना कहीं डाइजेस्ट कर लोगे। मेक और ब्रेक नहीं करेगा ये आपके एक्सपीरियंस। एक खिलाड़ी, उसके टूटे हुए सपने, उस खिलाड़ी का कोच अगर उसका खुद का बाप हो तो उन दोनों के बीच की इक्वेशन क्या हो सकती है, कितनी खराब हो सकती है। एक खिलाड़ी की इंजरी कैसे उसका करियर तो बर्बाद कर ही देती है, साथ ही उसकी जो मेंटल हेल्थ को वो नेस्ता नाबूद कर देती है, वो भी बड़ी सही तरीके से दिखाया गया है। अगर आपके बाप दादा परदादा इंडिया के लिए खेलते आए हैं और एक्चुअली में मेडलिस्ट रहे हैं, अपने स्टेट में उनका बहुत नाम है, और आप उनके कैलिबर के खिलाड़ी नहीं है, तो आपकी जिंदगी कैसे हराम हो सकती है। ये सारे के सारे इमोशनल एंगल्स जो आपको एक्चुअली एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म में देखने को मिलेंगे, करण अंशुमन ने अपनी राइटिंग के थ्रू इस शो के अंदर बहुत ही जबरदस्त तरीके से एम्बेड करे। एंड ऑन द अदर हैंड द क्राइम थ्रिलर एस्पेक्ट, द फील ऑफ अ क्राइम थ्रिलर दैट्स हैपनिंग इन द मिडस्ट ऑफ एन ओलंपिक कैंप हैज बीन एम्बेडेड वेरी वेरी इंटेलिजेंट। 5वें 6ठे और 7वें एपिसोड में शो के ऐसे ऐसे ट्विस्ट हैं, आपका दिमाग घूम जाएगा। आपने जो भी एक्सपेक्ट किया होगा कि ये कातिल होगा, इसने मारा होगा, वो नहीं होगा। इनफैक्ट अप अंटिल 5th एपिसोड के आखिरी तक आपका पेशेंस टेस्ट कर लेगी पूरी की पूरी कहानी कि यार कौन है, किसने मारा है, कोई तो हिंट हो। एंड दैट इज द ब्रिलियंस। आपको पता ही नहीं लगेगा, यू वुड बी फ्लस्टर्ड कि यार अब पता लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो। तो स्पोर्ट्स क्राइम ड्रामा या स्पोर्ट्स क्राइम थ्रिलर जो सब जॉनर है क्राइम थ्रिलर का, बड़े ही जबरदस्त तरीके से एक्सपेरिमेंटल तो है ही शो के अंदर, लेकिन साथ ही में वो एक्सपेरिमेंट एक्चुअली में कोई रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है। ये देख के बहुत अच्छा लगा। पहले 3 से 4 एपिसोड आप पुश थ्रू कर जाओ, उसके बाद आप बिंज ही करोगे, इसको छोड़ नहीं पाओ। शो के अंदर लूप होल्स की बात करी जाए तो लूप होल्स हैं, लेकिन अगर मैं उनको डिस्कस करूंगा तो वो स्पॉइलर हो जाएंगे। मैं आपको ये बता सकता हूं कि वो लूप होल्स इतने बड़े नहीं है कि आपका एक्सपीरियंस खराब कर। शो में हरियाणा के रीजनल म्यूजिक कंपोजर्स और रीजनल रैपर्स के गाने हैं जो बड़े ही जबरदस्त तरीके से एडिट करे गए हैं। शो की एडिटिंग एक्सेप्शनली गुड है, और शो का क्लाइमैक्स, द लास्ट एपिसोड, उसके लास्ट के 10 मिनट विल हैव यू सेइंग कि बहनचोद क्या बना। मैं सही बताऊं ना तो शुरुआत के 3-4 एपिसोड मेरे को अच्छे नहीं लगे थे, मेरे को लगा था पता नहीं क्या चुतियापा चल रहा है, लेकिन उसके बाद आई वाज सीटेड एंड आई वाज़न्ट एबल टू गेट अप। जैसा कि मैंने कहा था कि आपको लूप होल्स दिखेंगे, आप आइडेंटिफाई भी कर लोगे कुछ लूप होल्स को बहुत इजीली, लेकिन ओवरऑल आपको मजा आएगा शो देखने में। पुलकित सम्राट की एक्टिंग थोड़ी अनबेरेबल हो जाती है, लेकिन करण अंशुमन की डायरेक्शन ने उसको भी ठीक ठाक लगा दिया है, आप वो भी बर्दाश्त कर लो। इमोशन, स्पोर्ट्स, क्राइम, हर चीज को करण अंशुमन ने इंडिविजुअली देखा और फिर एक ऐसी कॉन्कॉक्शन बनाई जो आपको पकड़ के रखेगी 7वें एपिसोड तक। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सपने वर्सेस एवरीवन की, जो अभी स्ट्रीम हो रहा है Amazon प्राइम पर। सबसे पहली बात तो ये, अगर आपने सपने वर्सेस एवरीवन का सीजन 1 नहीं देखा है, YouTube पे अवेलेबल है। बिफोर जंपिंग इनटू सीजन 2 मैं हाईली स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा वो देख लेना। नाउ कुछ ऐसे शोज होते हैं जो आप देखते हो, आपको अच्छे लगते हैं, आपको एक मोमेंटरी टाइम तक के लिए वो रुलाते हैं और फिर आप उनको भूल जाते हो, आगे बढ़ जाते हो। और कुछ शोज होते हैं ऐसे, उनकी लिखाई, उनके किरदार ऐसे होते हैं जो स्क्रीन से निकल के आपके दिल में लगते हैं, आपके सबकॉन्शियस में रह जाते हैं और आपसे बात करते हैं। सपने वर्सेस एवरीवन वही शो है। अगर आप रोज अपने काम में मेहनत करते हो, कंसिस्टेंट एफर्ट देते हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फेलियर को फेस करते हो, तो ये शो आपसे बात करेगा। अगर आप रोज सुबह उठते हो और पहली चीज ये रियलाइज करते हो कि आज किस्मत मेरी फिर से मारेगी, चाहे मैं कितना भी अच्छा काम कर लूं, तो ये शो आपसे बात करेगा। अगर आप ये सोचते हो कि एक अच्छा आदमी बनके, एक ऑनेस्ट पर्सन बनके मैं दुनिया जीत लूंगा, मेरे गोल्स को मैं अकम्प्लिश कर लूंगा, लेकिन जब आप ग्राउंड रियलिटी देखते हो, उसके थप्पड़ खाते हो, तो ये शो आपसे बात करेगा। वेरी ऑनेस्टली सेइंग, ये शो हर किसी के लिए नहीं, ये शो बहुत ही पर्टिकुलरली एंड स्पेसिफिकली उन लोगों से रिलेट करेगा, उन लोगों के साथ बहुत हाईली रेजोनेट करेगा जिन्होंने अपने किस्मत के साथ कंसिस्टेंटली साल दर साल लड़ाई करी, अबंडेंस नहीं देखी, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में अपने मिडिल क्लास पिताजी को, वर्किंग क्लास पिताजी को कभी हाईली सक्सेसफुल होते नहीं देखा, हमेशा किस्मत से लड़ते ही देखा। 24 घंटे दिमाग में यही चलता है कि क्या करूं मैं जिससे मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बदल जाए। हर दिन काम से आते जाते घर पे टीवी बैठते अपने काम के बारे में सोचते हो और भगवान से ये क्वेश्चन करते हो कि मैं क्या गलत कर रहा हूं, मेरी मेहनत में कहां कमी रह गई। अपने लक्ष्य के इतने नजदीक पहुंचकर भी आपको अगर ऐसा लगता है ना कि आपका लास्ट मोमेंट पे कोई पैर खींच लेता है, तो ये शो आपके लिए है। शो की कहानी में एक चीज पे बहुत एम्फसाइज करा गया है और वो ये है द ड्रीमर वर्सेस द गॉड। आप कहां तक जाना चाहते हो, कहां तक जाने की कैपेबिलिटी रखते हो, वर्सेस भगवान, आपकी किस्मत आपको कहां तक जाने देगी। ये चीज इस शो की राइटिंग से बढ़िया मैंने तो आज तक कहीं नहीं देखी। अपनी किस्मत को लेकर भगवान से हर कोई सवाल करता है, लेकिन किस बंदे के ये सवाल जो वो भगवान से पूछ रहा है अपनी किस्मत को लेके इंपैक्टफुल लगते हैं, आपसे ऐसा लगता है उनको देख के, उनको सुन के कि यार ये तो मेरी बात कर रहा है। वो सवाल होते हैं उस बंदे के जिसको आप अपनी आंखों के सामने रोज स्ट्रगल करता देखते हैं, रोज मुशक्कत करता देखते हैं और रोज कंसिस्टेंटली फेल होता देखते हैं। ये आदमी काम करता है,
ऑनेस्ट एफर्ट डालता है, दिन रात मेहनत करता है, सोचता है अबाउट द वेलबींग ऑफ हिमसेल्फ, हिज फैमिली, और वो कैसे अपनी आर्थिक स्थिति या सब कुछ अपनी जिंदगी में बदल दे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसके आगे दरवाजे बंद हो जाते हैं। एंड देन इज व्हेन यू सी योरसेल्फ गेटिंग सक्ड इनटू अ स्टोरी दैट रेजोनेट्स विद यू। शो में दो लॉन्डो की आपको कहानी दिखेगी जो सीजन 1 में थी, वही सेम कहानियां यहां भी कंटिन्यू होती हैं। दोनों की एक्सट्रीमली स्टार्कली कॉन्ट्रास्टिंगली डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं। एक ने जिंदगी को टट्टों से पकड़ा हुआ है तो दूसरे लॉन्डे के टट्टे उसकी जिंदगी ने पकड़े हुए हैं। लेकिन दोनों लॉन्डो की कहानी में जो आपको शो में दिखेगा उसमें फंडामेंटल क्या है, सेम क्या है, वो है किस्मत के अगेंस्ट लड़ाई हर दिन। अमरीश वर्मा कहानी में जिमी है, यानी कि वो एक्टर है, साथ ही वो इसके राइटर हैं और डायरेक्टर भी हैं, एंड ही इज एन एक्सेप्शनल जीनियस एट ऑल थ्री। जैसे आप अपनी जिंदगी में कॉन्ट्रास्ट महसूस करते हो ना, अलग अलग चीजों में, अलग अलग सिचुएशंस में आपकी पर्सनैलिटी अलग हो जाती है। कई जगह आपको लगता है आपकी जिंदगी बहुत तेजी से चल रही है, एक्साइटिंग है, वही है जिमी की कहानी। एंड ऑन द अदर हैंड आपके अंदर ही कहीं एक ऐसी पर्सनैलिटी है, वो एक ऐसी सिचुएशन में बाहर आती है जहां आप रियलाइज करते हो कि आप टिमिड हो, आप मीक हो, आप लड़ना चाह रहे हो हालात के अगेंस्ट, लेकिन आप कहीं ना कहीं वीक पड़ रहे हो। वही वाली पर्सनैलिटी आपको परमवीर चीमा यानी कि प्रशांत नरूला का जो कैरेक्टर है वो उसमें दिखती है। लेकिन ओवरऑल चाहे आपकी पर्सनैलिटी कैसे भी स्विच करती हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, हर सिचुएशन में सबकॉन्शियसली आपका गोल एक ही है, और वो ये है कि मैं अपनी दुर्गति से बाहर कैसे आऊं, अपनी किस्मत को कैसे पछाड़ूं। और स्टोरी की कहानी भी आपको इसी हाइज एंड लोज से लेके जाती है ब्रिलियंटली। आप फील करोगे दोनों कैरेक्टर के इमोशंस। अगर प्रशांत की इस कैरेक्टर की कहानी आपको स्लो लगी थी इन सीजन 1, तो सीजन 2 में ये कहानी आपको और ज्यादा स्लो लगेगी, क्योंकि ये कहानी इट इज मेंट टू बी स्लो, एंड दैट इज बिकॉज जिमी की कहानी उसकी जिंदगी की कहानी और साथ ही प्रशांत की कहानी उसकी जिंदगी की कहानी आपस में पैरेलल्स ड्रॉ करते हैं। परमवीर चीमा का जो कैरेक्टर है, बाय द टाइम यू रीच द 5th एपिसोड यू वुड रियलाइज, जब वो एक मोनोलॉग में बोलता भी है कि वो कितना ज्यादा टूट चुका है, कितना ज्यादा किस्मत से लड़ चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको वापस आना ही पड़ता है। दैट वुड हिट यू वेरी हार्ड। जिमी और उसके मामा की राइवलरी जो सीजन 1 में थी, वो यहां पे भी बहुत ही ब्रिलियंटली कंटिन्यू होती है और ज्यादा जाके ग्रिपिंग हो जाती है आगे। एक नया किरदार एक की रोल में आपको दिखेगा, वो है जिमी के मामा का लड़का। वो जो शो में आता है वो कैसे करता है, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस एंड अ वेरी गुड एडिशन। प्रशांत की कहानी आपको बहुत जगह पे फ्रस्ट्रेट कर देगी, नॉट बिकॉज कि वो बहुत स्लो है, बट बिकॉज परमवीर चीमा ने वो कैरेक्टर इतनी अच्छी तरह से निभाया है। उनकी आंखें बोलती हैं, यहाँ पे काले गड्ढे पड़े हुए हैं, लैंकी सा शरीर है, बट ही इज स्टिल ट्राइंग टू बी अ लीड हीरो। क्या उनको लीड मिलता है या नहीं मिलता है? बाय द एंड ऑफ द शो, एंड स्टिक टू इट, आई एम टेलिंग यू, स्टिक टू इट, बाय द एंड ऑफ द शो जिमी के कैरेक्टर से ज्यादा इंपैक्टफुल आपको प्रशांत का कैरेक्टर लग सकता है। जिमी जो पहले सीजन में एक 2-bit wannabe सेल्स गॉड में कुछ भी बेच सकता हूं, किसी को भी चूतिया बना सकता हूं, वो शुरू हुआ था, अब वो फुल फ्लेजेड इसी काम में आ गया है और लोगों को दिन रात चूतिया बना रहा है, और वो प्रूव कर रहा है कि भैया मैं किसी को कुछ भी बेच सकता हूं, मैं कोई भी सिचुएशन ओवरटर्न कर सकता हूं। लेकिन क्या वो सब कुछ करने के बावजूद भी सिचुएशंस को चेंज कर पाता है? ये बाय द 5th एपिसोड, और जब तक आप देखोगे लास्ट में जो क्लाइमैक्स है कि वो कर पाता है या नहीं, इट विल कीप यू हुक। विजयंत कोहली जिन्होंने मामा का कैरेक्टर प्ले किया है, सीजन 1 में भी आउटस्टैंडिंग काम था, यहां पे और भी ज्यादा इंप्रेसिव काम है। इस शो का सबसे बड़ा यूएसपी ये है कि इसमें जो आपको किरदार दिखते हैं ना, वो इतने ज्यादा रिलेटेबल है, उनका रिलेटेबिलिटी का जो ग्रेविटास है वो इतना ज्यादा है कि आप इनको देखोगे, अगर आप में इनको अपने आप नहीं दिखता तो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में कभी ना कभी आप किसी से रूबरू हुए होंगे जहां पे आपको दिखेगा कि यार ये तो इस कैरेक्टर की तरह था। जिमी के कैरेक्टर जैसे तिगड़मबाज भी आपने देखे होंगे, और प्रशांत जैसे ऑनेस्ट लोग जो अपने ऑनेस्टी के चलते चाटा खा लेते हैं, एट द एंड ऑफ द डे फिर आपको उनको देख के तरस आता है, बट यू स्टिल वाउच फॉर देम, यू स्टिल सपोर्ट देम बिकॉज दे आर गुड ह्यूमंस। ऐसे लोग भी देखे। जिमी का कैरेक्टर सिर्फ एक बदला लेने के लिए, जिन्होंने सीजन 1 नहीं देखा, जिन्होंने देखा है वो समझ रहे होंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूं सीजन 1 देख लेना। जिमी का कैरेक्टर सीजन 2 में जो बदला लेता है अपने मामा से, जो सीजन 1 से शुरू हुआ था, वो उस बदले के चक्कर में वो फुल फ्लेजेडली एक प्रॉपर्टी डीलर बन चुका है और फुल फ्लेजेडली पॉलिटिकल लॉबिंग में उतर चुका है। और ये सब क्यों? सिर्फ अपने बाप के मुंह पे लगे चाटे का बदला लेने। पहले सीजन में प्रशांत की मदर बहुत बीमार होती हैं, उसको कभी एक्टिंग करता नहीं देख पाती स्टेज पे, वो देख पाती हैं या नहीं, वो क्लिफ हैंगर पे छूटा था। इस सीजन में उसका भी कंक्लूजन आ जाता है, वो देख के भी आपको रोना आ जाएगा। अमरीश की स्क्रिप्ट्स की स्ट्रक्चरल राइटिंग तो एक्सेप्शनल है कि साथ में उसने जो अपने आप को डायलॉग्स दिए हैं ना, वो भी बड़े जबरदस्त। फिर खत्म सलाम, फिर माँ बाप भी आदमी, फिर धर्म खत्म। बैकग्राउंड म्यूजिक और गाने एक्सेप्शनली एडिटेड इन है इनटू द फुटेज और कॉम्प्लीमेंट करते हैं थ्रू आउट द फ्लो। जो कहानी का फ्लो है उसको कॉम्प्लीमेंट करता है बैकग्राउंड म्यूजिक। टीवीएस के शोज में जिस हिसाब से वो लिखे होते हैं, जिस हिसाब से उनकी डिलीवरी होती है, इनके शोज में अगर आप नवीन कस्तूरिया को डाल दो, ही इज ऑलवेज अ ट्रीट टू वॉच। और यहाँ पे उनका बहुत कम स्क्रीन टाइम है, बट बहुत इंपैक्टफुल स्क्रीन टाइम है। ऑल्दो मात्र 5 एपिसोड है, 45 से 50 मिनट के लंबे चौड़े एपिसोड हैं, आपको शो कहीं ना कहीं थोड़ा सा धीरे लगेगा, स्पेशली जहां पे प्रशांत की कहानी आती है वहां धीरे लगेगा, बट अगेन स्टिक टू इट मैन, स्टिक टू
टू इट, दिस इज अ शो दैट कम्स आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि बीच बीच में ऐसे शोज आते हैं इधर उधर, एंड दिस इज वन ऑफ दोस शोज दैट विल स्टे विद यू। मैंने अपनी जिंदगी में जो थोड़ा बहुत अचीव किया है उसको अचीव करने के लिए आई हैव लिटरली गॉन थ्रू माउंटेन्स एवरी डे। मैं अपनी किस्मत से लड़ा हूं और हर चीज इस शो में जो दिखाई गई है वो देख के मेरी आंखें नम हो गई। अगर आपको आपका बाप दादा कभी भी कुछ नहीं देके गया ना, लेकिन आपके मन में यह है कि क्या आप अपने बाप दादा को कुछ दे दें, तो ये शो आपको अलग ही लेवल पे हिट करेगा। एवरीबडी इन द कास्ट इज फैंटास्टिक। इस शो का पहला सीजन डायरेक्ट टू यूट्यूब रिलीज हुआ था और जब वो रिलीज हुआ था वीकली एपिसोड आते थे, एक साथ नहीं आए थे सारे, पूरा डंप नहीं आया था। और उस टाइम पे भी एक एक एपिसोड 12 से 15 से 20 मिलियन व्यूज तक कर रहा था। लेकिन Amazon प्राइम पे वीकली ऐसा कुछ नहीं है, एक साथ ही पूरा डंप आएगा, आप पूरे के पूरे 5 एपिसोड एक साथ देख सकते। अच्छा, ग्लोरी और सपने, ये दोनों शोज देखने के बाद बैक टू बैक मैंने ये दोनों शोज देखे थे और इन दोनों को देखने के बाद ना मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि इन दोनों शोज का जो आउटपुट है ना, जो आया है ना, बन के निकला है, इनमें बहुत सारी चीजें कॉमन है। सबसे पहली तो ये चीज कॉमन है दोनों शोज में कि इसके जो मेकर्स है ना, राइटर डायरेक्टर्स की जो टीम है ना, वो बहुत यंग है, दे आर इन ट्यून विद द टाइम्स। और दूसरी चीज पहली चीज से ही निकल के आती है और वो ये है कि ये दोनों शोज, इनकी कहानी, इनकी स्टोरी टेलिंग, राइटिंग, डायरेक्शन, एवरीथिंग ये समझती है एक चीज को, और वो चीज ये है कि आजकल की यूथ को क्या पसंद आएगा, व्हाट विल कनेक्ट विद देम। बहुत सारे शोज बनते हैं जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था, लेकिन दोनों ही शोज बहुत ही प्रॉमिसिंग कंटेंट डिलीवर करते हैं। और तीसरी चीज ये कि दोनों शोज एक कंप्लीट पैकेज है। राइटिंग अच्छी है, कास्टिंग अच्छी है, डायरेक्शन अच्छी है, स्क्रीन प्ले बहुत बढ़िया है, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा है, जो रीजनल म्यूजिक यूज हुआ है ग्लोरी में वो बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज हुआ है, जो एडिटिंग और म्यूजिक और बीजीएम सपने में यूज हुआ है वो भी बहुत अच्छा है। तो कॉमनैलिटीज आर मेनी बिटवीन द टू शोज एंड द वन थिंग दैट कम्स आउट ऑफ इट इज गुड कंटेंट। दोनों शोज बहुत अच्छे हैं, आपको देखने में मजा आएगा। वीकेंड है, जाके बिंज करिए, चेकआउट करिए, लेकिन देखिएगा जरूर। कल मैं रिव्यू ड्रॉप करूंगा राजा शिवाजी, जिसमें रितेश देशमुख है और साथ ही जुन्नू का, मेरे इंटर्न की फिल्म आई है जिसको कुत्ता नहीं पूछ रहा है। 40 दिन से उसकी बुकिंग ओपन है, 15 लाख की कलेक्शन भी नहीं है उसकी पहले दिन की। आमिर साहब रो भी दिए एक जगह जाके कि भैया मैं रो दूंगा तो शायद लोग आ जाए। एक चीज और बताता हूं कि भैया थिएटर्स में ये ऑफर लगाया जा रहा है कि मीट एंड ग्रीट कर लो आमिर खान से, इस चक्कर में टिकट बिक जाएगी। इतने बुरे हाल है जुन्नू के, तो मुझे जुन्नू को एक बार दोबारा बैठ के उसको जॉब पे रखना है, इंटर्नशिप पे शिफ्ट कराना है, तो उससे सीरियसली बात भी करनी पड़ेगी। उसका भी रिव्यू आ जाएगा, तभी आएगा ये रिव्यू जब ये दोनों फिल्में मेरे यहाँ कहीं रिलीज होंगी। अगर नहीं रिलीज हुई तो मैं कुछ और डालूंगा, वो मैं आपको बता दूंगा। रणवीर सिंह वर्सेस रणबीर कपूर पे एक जबरदस्त वीडियो मैंने प्रिपेयर करी है, मजा आएगा वो वीडियो को आपको देखने में। उसको मैं कब ड्रॉप करूंगा, जल्दी ही करने वाला हूं, कम्युनिटी पोस्ट पे डाल के आपको बता दूंगा। तब तक के लिए मामा मियां लजानिया पप्पी, बाय बाय, मिलते हैं।